हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज से हम डेली आपको साइंस का एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि सर साइंस स्टार्ट कीजिए। देखिए, हर एग्ज़ाम में साइंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो डेली मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे आपको ध्यान से देखना है मेरे साथ और क्वेश्चन लगाते चलना है। मैं क्वेश्चन के साथ आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, या एसएससी के एग्ज़ाम हुआ, बिहार में बिहार दरोगा एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सभी में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? किस में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का क्या कार्य होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो इसमें किस में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक, विटामिन बी जो है ये 11 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन B12 भी एक प्रकार का है। ठीक, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आखिर कोबाल्ट का क्या काम होता है कि विटामिन में पाया जाता है? ठीक, तो विटामिन में ही नहीं, इसका कार्य जो होता है ये आरबीसी और विटामिन B12 में संश्लेषण हेतु होता है। संश्लेषित करने के लिए, संश्लेषण हेतु इसका कार्य होता है, इसलिए B12 में यह पाया जाता है। B12 का संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब जब दिमाग में विटामिन आया, विटामिन, तो विटामिन को सबसे पहले इधर छांट लीजिए। अब विटामिन को छांट कर सबसे पहले कि विटामिन के बारे में आता है तो 1911 दिमाग में आता है, और फंक साहब का नाम आता है कि विटामिन शब्द के सबसे पहले प्रयोग जो किए थे ये आपको फंक ने किया था, और 1911 का डेट दिमाग में आ जाता है। अब विटामिन नाम आते ही विटामिन के बड़े बड़े लेटर आने लगते हैं। विटामिन ए आने लगता है, विटामिन बी आने लगता है, डॉक्टर द्वारा जो बताया जाता है, विटामिन सी आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन के आ जाता है। ऐसे कर कर आप देखिएगा 6 विटामिन दिमाग में आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी कुछ दे दूँ। जो विटामिन ए है, और विटामिन डी है, और विटामिन ई है, और विटामिन के है, ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इससे बचा हुआ विटामिन बी जो हुआ और विटामिन सी हुआ, ये आपको जल में घुलनशील विटामिन है। तो ऐसे कर कर आपको याद रखना है। विटामिन से रिलेटेड और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे विटामिन ए का क्या नाम होता है? तो विटामिन ए का जो नाम है ये है रेटिनोल। ठीक, और इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो सकता है। इसलिए बार बार बोला जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। तो जाड़े के दिन में गाजर बहुत सस्ता मिलने लगता है, तो गाजर खाना चाहिए। विटामिन बी जो है 11 समूह में होता है, जिसमें विटामिन B12 भी है। और विटामिन B12 का मैं तो नाम ही आपको नहीं बताया। इसका नाम जो होता है ये साइनोकोबालाइन होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है साइनोकोबालाइन है। ठीक, और यहाँ पर याद रखिएगा विटामिन B1 जो होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब विटामिन सी की भूमिका यहाँ पर देखिए। विटामिन सी जो है ये प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। ठीक, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्कर्बी रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा। और विटामिन सी एक प्रकार का एसिड है, ज़्यादातर खट्टे फलों में मिलता है, इसलिए आंवला में ज़्यादा ये मिलता है। अस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम है ये कैल्सीफेरोल नाम है। और विटामिन डी जो है ये सूरज के प्रकाश में आपको मिलता है। रिकेट्स रोग जो बच्चों में हो जाते हैं, और ऑस्टियोमालाइसिस जो रोग हो जाते हैं बड़ों में, ये आपको विटामिन डी की कमी से ही होता है। फिर आपको टेकोफोरोल नाम से विटामिन ए का नाम आता है दिमाग में। विटामिन ई जो है टेकोफोरेल नाम से आता है। और याद रखिएगा विटामिन ई देखिए ऐसे होता है। ठीक, विटामिन ई जो है इसकी कमी से आपको नपुंसक रोग हो सकता है, मीन्स कि लोग नपुंसक हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। विटामिन के जो है इसकी कमी से ब्लड क्लोटिंग के नाम जब भी आता है तो विटामिन के का दिमाग में आता है। ब्लड क्लोटिंग का मीन्स कि ब्लड नहीं, आपको ब्लड चोट लग गया, वहाँ से ब्लड ही निकल रहा है, रुक नहीं रख रहा है, तो विटामिन के का नाम आता है। ठीक, इसे फेलो क्योलून के नाम से जाना जाता है, रक्त थक्का के लिए इसका काम होता है। ठीक, ये सब याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जब भी बनेगा आप लगा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो किसी तारे का रंग जो है बताइए क्या दर्शाता है? तो उसका ताप दर्शाता है, उसका ताप दर्शाता है तारे का रंग। अब हम बोले कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है ये तो सूरज है। सूरज भी क्या है? एक प्रकार का तारा है, ये याद रखिएगा। सूरज के पास अपना प्रकाश होता है, और तारा के पास भी अपना प्रकाश है। ठीक, अगर सूरज के नाम ना दे तो परिक्रमा सेंचुरी का नाम दे देगा, वो लगा लीजिएगा सबसे नज़दीक में। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक, सूरज पर और भी आगे क्वेश्चन मैंने एक लिया है, वो भी आप देखिएगा। जैसे कि तारे की टिमटिमाना, तारा है एक प्रकार का, इसे आप सूरज को भी तारा बोल सकते हैं, पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए इसका प्रकाश सबसे ज़्यादा यहाँ पर इतना पहुँचता है। अगर हम बात करें कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं रात को, हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि पृथ्वी के भूपटल पर स्वार्धिक है। पृथ्वी के भूपटल पर क्या स्वार्धिक है ये आपको बताना है।
पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक क्या है? तो पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर दिमाग में रखने वाली ये बात है कि ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 का सदस्य है। ग्रुप 6 में आप देखिएगा तो मात्र ऑक्सीजन ही एक ऐसा है जो कि आपको गैसीय फॉर्म में है, बाकी सभी ठोस फॉर्म में मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर ये भूपटल दिया या भूप्रपट्टी दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन आता है, लेकिन यहीं आपको दिया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस आपको पाया जाता है नाइट्रोजन का 78% के करीब, और उसके बाद 20% पॉइंट कुछ आपको पाया जाता है ऑक्सीजन गैस, तो दूसरे स्थान पर पाया जाता है, लेकिन भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है भूप्रपट्टी में ये 46.6 है, ठीक, ये याद रखिएगा। और सिलिकॉन इसके बाद स्थान आता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक भी है, आप देखिएगा कि चिप उप में इसका इस्तेमाल होता है या सोलर पैनल में। ये जो है इसका पॉइंट आता है दूसरे स्थान पर आता है, तो 27.7% ये आपका इसकी स्टॉक रखता है आपको भूप्रपट्टी में, ठीक। इसके बाद अल्मोनियम का स्थान आता है, तो 8 आपको परसेंट के करीब 8.1% के करीब अल्मोनियम का स्थान आता है जो कि धातु तत्व है। और उसके बाद आयरन का स्थान आता है जो कि 5% है, ठीक। ये आपको भूपट्टी पर मैंने आपको बताया, भूप्रपट्टी पर या भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक। तो आपको दिमाग में ये ध्यान से रखकर क्वेश्चन लगाना चाहिए। 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, ठीक। ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा। सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हो जाएगा ये आपको आपके सामने जो हो जाएगा ये फ्लोरीन होगा। अब फ्लोरीन के दिमाग में आते ही इसके खोजकर्ता के नाम आना चाहिए, तो इसके खोजकर्ता थे हेनरी माइसन, जो कि 1886 में इसकी खोज किए थे। लैटिन भाषा में फ्लोरी इसका नाम है। फ्लोरी मीन्स होता है फॉलो, फ्लोरी होता है इसका लैटिन भाषा में नाम है फ्लोरीन का, ठीक। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का आपको उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में, आपको क्लोरीनीकरण में उपयोग इसका किया जाता है। क्लोरीन का आपको पानी में जो स्थित जीवाणु है वो का जो खतरनाक है उसको मारने के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा सकता है, हानि इसमें किया जाता है। और स्वार्थिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने वाला जो हो जाएगा वो क्लोरीन हो जाएगा। अगर आपके देखिए स्वार्थिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला जो तत्व है ये कौन सा है, आपको क्लोरीन हो जाएगा, ठीक। और सबसे हल्का अगर पूछे कि तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। 4 का आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। बस इतना याद रखिएगा, जो दे रहा है ना उसके अपोजिट, मीन्स कि अगर दे रहा है दूरदृष्टि दोष, मीन्स कि इसका मतलब कि इसके दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। क्या करता है इस आदमी को, दूर के वस्तुएं क्या करता है, साफ साफ दिखाई देता है, ठीक। और नजदीक के वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो पास के वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। और दूर के वस्तुएं दिखाई देती है जिसे हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूरदृष्टि दोष आया तो नजदीक वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, निकट दृष्टि दोष एक होता है। निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक। अब जब दिखाई देने का बात ये आया तो न्यूनतम आपको कितने आपको मतलब नज़दीक रखिएगा तो कोई भी चीज़ देख सकते हैं आसानी से। तो ये आपको याद रखिएगा कि सामान्य व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि जो न्यूनतम होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है, और बहुत अनंत तक वो देख सकता है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होता है, अनंत तक वो देख सकता है, ठीक। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख के रेटिना पर बनता है, वो उल्टा और वास्तविक बनता है, और यहीं गड़बड़ा देता है। यहीं गड़बड़ाता है तो निकट दृष्टि दोष और आपको दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में यह होता है कि जो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर आपको जैसे बनता है तो वो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही रेटिना से पीछे बनने लगता है आपका दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसमें क्या होता है, दूर में दूर के दिखाई देता है लेकिन नजदीक के नहीं दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। और इसके निवारण के लिए आपको दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और उसके जस्ट अपोजिट एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। जो प्रतिबिंब बनता है इस पर रेटिना के आगे बनने लगता है, ठीक है। और इसमें उपयोग जो किया जाता है वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता जो मापा जाता है ये डायोप्टर में मापा जाता है, इसलिए चश्मा का देखा जाता है क्षमता तो डायोप्टर में आप देखिएगा लिखा रहता है, ठीक। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, और हाइपरोट्रोपिया जो कहा जाता है ये आपको दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो ऐसे आपको याद रखिएगा, ये दोनों आंख से बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो हैं, जो 2 ग्रह ऐसे बताइए जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। तो आप देखिएगा सौरमंडल में अभी 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 से पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे। जो प्लूटो है उसे 52वां ग्रह बना दिया गया है 2006 में, ठीक। तो जो 8 ग्रह है आप देखिएगा, ये सूरज है, सूरज के नज़दीक सबसे छोटा ग्रह पड़ता है बुध, उसके बाद पड़ता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी का नाम आता है, उसके बाद मंगल का नाम आता है, ठीक। और यहाँ पर आपको क्षुद्रपट्टी बेल्ट पाया जाता है। ये सभी जो ग्रह होते हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी बाहर के देखिएगा यहाँ पर पड़ जाता है आपको बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो अरुण वरुण है ये आपको बोला जाता है। तो ये आपको
यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है यहाँ पर ये आपको पड़ जाता है बाहर वाला, जो कि गैसीय अवस्था में होता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो ग्रह है सौरमंडल का बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। और यहाँ पर देखिएगा कि जिसका उपग्रह कोई भी नहीं है, ये बुध और शुक्र है। अगर उपग्रह की बात किया जाए तो टाइटन जो उपग्रह है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम बात करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो गैनीमेड उपग्रह होगा, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और उसका उपग्रह भी सौरमंडल का सबसे बड़ा है, कौन है, तो गैनीमीड है। डिमोस और फोबोस जो है ये मंगल का ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र जो है ग्रह नहीं, उपग्रह होगा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह जो है ये आपको हो जाएगा चंद्रमा, ये भी याद रखिएगा। तो ये बुध जो है, ये बुध सौरमंडल का सबसे छोटा है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये यहाँ पर स्थित है, जो कि सूरज के सबसे नजदीक स्थित है। शुक्र को पृथ्वी का बहन बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है, सांझ के तारा, भोर के तारा, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही बोला जाता है। अगर CO2 की मात्रा देखें तो शुक्र पर 95% है। इसके लिए आपको ये बोला जाता है कि शुक्र का तापमान सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, कि यहाँ पर CO2 का ज़्यादा मात्रा है और CO2 का काम क्या होता है, सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेना, बाहर नहीं निकलने देना। वायुमंडलीय आप देख रहे हो तापमान बढ़ने का मुख्य कारण पृथ्वी पर यही है कि CO2 बढ़ रहा है। CO2 बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। और CO2 जैसे आपको प्रकाश अवशोषित कर लेता, बाहर नहीं निकलने देता है, तो यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वायरस, तो वायरस जनित आपको रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हैजा, हैजा हो जाएगा। बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू, HIV, ये सब जो होते हैं ये आपको विषाणु से ही होते हैं, वायरस से ही होते हैं। चलिए कुछ आपको विषाणु जनित रोग के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, जो कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ से आप देखिएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, रेबीज होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है, मरीज की वायरस वाला। खसरा होता है, हर्पिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, ट्रोकोमा होता है, आँख की बीमारी है ट्रोकोमा, पोलियो होता है, एड्स होता है, HIV एड्स, ठीक, चेचक होता है, छोटी माता होती है, डेंगू ज्वर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर मैं कर लेता हूँ आपको, डेंगू ज्वर होता है, आपको गलसोत होता है और इन्फ्लुएंजा होता है। ये आपको क्या होता है, ये जो बीमारी है ये आपको वायरस जनित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है वो बताना है। कार्बोहाइड्रेट दिया है ऑप्शन में, वसा दिया है आपको, फिर कार्बोहाइड्रेट दिया है बी में, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज दिया है, और प्रोटीन और वसा दिया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर जो हो जाएगा ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। ये जो है ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर के वृद्धि के लिए भी, विकास के लिए भी, तो ये सब महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थी कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। अब हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता क्या है, सबसे पहले ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, ब्लैक बॉक्स का उपयोग जब किया गया, जब दुर्घटना हवाई जहाज में ज़्यादा होने लगे, तो 1954 में इसका सबसे पहला उपयोग किया गया। और उस समय जो इसका रंग होता था ब्लैक होता था, आंतरिक रंग, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक बॉक्स। लेकिन फिर जाकर इसका रंग बदल गया। ठीक, इसी पूछ रहा है कि रंग कैसा होता है। ठीक, तो ये बार बार न्यूज़ में भी बना रहता है। तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो 88 प्रकार के अलग अलग चीज़ रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें दिशा हुआ, किस दिशा में जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर है, कितने ईंधन खपत हो रहा है, गति क्या था, हलचल क्या था, केबिन का तापमान क्या था, ये सभी रिकॉर्ड इसमें होता है। ठीक, तो ऐसे 88 प्रकार के आंकड़े रिकॉर्ड इसमें होते हैं। और ये 25 घंटा से अधिक रिकॉर्ड करता है। 25 घंटा जो भी है, जैसे विमान उड़ा तो उसके 25 घंटा तक रिकॉर्ड रखा रहता है। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं, तापमान के अकॉर्डिंग बांटे हैं। 11,000 डिग्री तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकता है ये। ठीक, और अगर 260 डिग्री तापमान रहे तो इसे 10 घंटे तक ये सहन कर सकता है। ठीक, ये दोनों रंग जो होता है या तो लाल होगा या तो आपको गुलाबी होगा। तो ये याद रखिएगा, नारंगी यहाँ पर दिया हुआ है तो गुलाबी भी दे सकता है, लाल गुलाबी यहाँ पर रंग दिया रहता है। तो इसे ध्यान से क्वेश्चन को लगाइएगा। ये जो डिब्बा बना रहता है ना, ये टाइटेनियम धातु, जो कि बहुत ही आपको मजबूत धातु है, उसका बना रहता है, ये भी याद रखिएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फahrenheit तापक्रम एक ही होते हैं। तो किस डिग्री पर सेंटीग्रेड भी और फahrenheit भी दोनों तापक्रम एक ही होते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखकर लगाइए क्वेश्चन नंबर 10 को, और फार्मूला भी याद रखिएगा, ऐसे फार्मूला पूछ देता है। तो ये आपको क्या होता है, तो देखिए एक ऑप्शन और देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, जो हो जाएगा आपके सामने -40 डिग्री पर आपको सेंटीग्रेड और फahrenheit तापमान बराबर होते हैं। तो ये आते ही दिमाग में आपका एक और सवाल आया होगा ना कि शरीर का तापमान कितना होता है। तो शरीर का तापमान भी आपको फahrenheit पर होता है और सेल्सियस पर होता है। ठीक, तो अगर सेल्सियस पर देखा जाए तो 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगर फahrenheit पर समान तापमान देखा जाए शरीर का तो 98.6 आपको फahrenheit होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और ये समान तापमान होता है शरीर का। तो यहाँ 10 के आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ कि ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, और इसी फार्मूला पर बैठाकर आपका निकाला जाता है। सेंटीग्रेड और फahrenheit कोई भी बदल सकते हैं। ठीक, C - 0/100 = ठीक,
F माइनस 32/180। ठीक, ऐसे आप लगा कर निकालिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। जो चालक है इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोध की। ठीक, तो इसकी इकाई जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए और लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओम हो जाएगा। ठीक, ओम जो है ये चालक की प्रतिरोधकता का इकाई है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या लगाइएगा, अब डी लगाइएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दिए हैं जिसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक, कुछ और ऑप्शन दिए हैं जिसे ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर क्या देखना है आपको कि ये फैराडे क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये क्या होता है। ठीक, फैराडे जो है ये आपको धारिता जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं उसके आपको इकाई है फैराडे धारिता की। ठीक, विद्युत धारा की एम्पियर। ठीक, और विभवांतर या विभव की वोल्ट में इकाई है। ठीक, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। जो आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है ये किस किस सिद्धांत पर उपयोग करता है। तो आधुनिक टेलीफोन जो उपयोग होता है ये कैसे होता है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा क्वेश्चन। ठीक, तो ये जो 12 है क्वेश्चन लगाइए आपको कि किस सिद्धांत पर आधुनिक टेलीफोन जो है आपको। तीसरे देखिएगा, तो ये आपको एक तरंग होता है। तरंग कौन से होते हैं, रेडियो तरंग होते हैं, इसका उपयोग ये किया जाता है। और ये तरंग का जो होता है ये देखिएगा एक आयन मंडल होता है, उससे जाकर लौट कर आता है। तो फिर ये टेलीविज़न हुआ या आपको ये हुआ क्या बोला जाता है, टेलीफोन हुआ, जो भी चलता है इसी के कारण से चलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगर वायु में ध्वनि की चाल पूछे तो ये याद रखिएगा 232 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि की चाल। ठीक, ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग ही है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ठीक, और ये याद रखिएगा रेडियो तरंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आधुनिक टेलीफोन के उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं। देखिए एंजाइम मुख्य रूप से जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, वसा दिया है, प्रोटीन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है और खनिज दिया है। ठीक, इसी में आपको लगाना है कि वसा होगा कि प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा कि खनिज होगा। ठीक, तो 13 का आंसर अगर लगाते हैं तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान से क्वेश्चन लगाइए 13 का और बताइए कि 13 का आंसर क्या होगा। ठीक, तो 13 का आंसर जो होगा ये प्रोटीन होगा। और प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है शरीर में। ठीक, ये भी याद रखिएगा, प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। देखिए एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, शरीर में लगातार जो हो रहे हैं रासायनिक प्रक्रिया इसमें सहायक होते हैं। कौन, तो एंजाइम होते हैं। और एंजाइम का निर्माण प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो 13 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि हीरा किसका अपरूप है। हीरा आखिर किसका अपरूप है, ये आपको बताना है। हीरा किसका अपरूप है। ठीक, हीरा बहुत कठोर भी होता है। हीरा किसका अपरूप है, तो उसका जो अपरूप है ये मुलायम होता है। मीन्स कि ये आप देखिए ये असल में कार्बन हुआ या ग्रेफाइट हुआ, इसका अपरूप माना जाता है हीरा। ठीक, तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा, 14 के आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हीरा से रिलेटेड तो हीरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़ते हैं आप तो समझिए ये क्वेश्चन आगे वाला इंसान लगा लेता है। ठीक, हीरा देखिएगा, हीरा का प्राकृतिक जो स्रोत है मीन्स कि कहाँ से ये कौन चट्टान से प्राप्त किया जाता है, तो ये किम्बरलाइट पत्थर जो है वहाँ से मिलता है। और कृत्रिम हीरा को सर्वप्रथम जो है ये मुआरसा नामक एक व्यक्ति ने 1893 में बनाया था। ठीक, हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा किसका कुचालक होता है, ताप का भी होता है, विद्युत का। वहीं ग्रेफाइट देखिएगा तो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, वायु के अनुपस्थिति में आपको 2000 डिग्री, वायु का अनुपस्थिति में ध्यान में रखिएगा 2000 डिग्री ताप पर गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। क्या, हीरा। ठीक, तो वो ग्रेफाइट में हो सकता है परिवर्तित, ये भी इसे भी याद रखिएगा। ठीक, एक काला हीरा भी होता है जिसका उपयोग हम लोग कांच काटने के लिए या चट्टान में छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, ये आप देखे होंगे। ठीक, हीरा की संरचना जो होती है पूछ सकता है, तो ये चतुष्फलकीय होती है हीरा की संरचना। तो हीरा से रिलेटेड जो भी था मैं बता दिया। सोना के बारे में बता दूं, सोना बहुत ही आघात वर्धनीय होता है। 10 ग्राम सोना को पीट कर 2 किलोमीटर लंबे तार तक आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगर चांदी की बात करें तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सोना जो है ये स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है। ठीक, तांबा जो है ये विद्युत आपको तड़िक चालक है, तांबा का उपयोग उसमें भी किया जाता है। जो बिजली गिरता है ना तड़िक चालक वाला, उसमें उपयोग किया जाता है तांबा का। ठीक, 14 के आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए आ गया क्वेश्चन कि यहाँ पर निम्नलिखित द्रव, यहाँ पर देखिए ये ध्यान देखिए, द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो ये द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है। ठीक, ये आपको बताना है, तो ये आपको बताना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन और लगाइए। ठीक, ये हो जाएगा पारा।
पारा हो जाएगा, ठीक, जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं, और ये सीने बार से प्राप्त होता है, इसका अयस्क जो है ये सीने बार है, ठीक। तो 15 के आंसर ए हो जाएगा। चलिए पारा के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक। ये आपको थर्मामीटर में भी मिलता है, जो डॉक्टर जाते हैं ना आप चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर आपको तबीयत चेक करते हैं कि कितना आपका डिग्री सेल्सियस गर्म है शरीर। तो ये सफ़ेद और चमकीली धातु है। ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है ये 13.6 होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान से देखिएगा, ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह न तो अर्ध आघातवर्ध होता है और न ही तन्य होता है। यह नहीं आघातवर्धनीय होता है और न ही तन्य होता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,000 डिग्री ताप पर पारा प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक। ये इतना डिग्री ताप पर ये आपको प्रतिरोध शून्य हो जाता है। 4.12 के ताप पर ये आई थिंक बता रहा है, ये आपको शून्य हो जाता है, या ऐसे बोल रहा है कि 12 के, तो 12,000 ताप पर शून्य हो जाता है। पारा का उपयोग देख सकते हैं। पारा का उपयोग क्या होता है, इसे थर्मामीटर में, बैरोमीटर आदि यंत्रों में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और थर्मामीटर जो है या ताप को मापने के लिए होता है, ठीक। इसमें होता है गैसों के एकत्र करने में होता है, धातुओं को अमलगम निर्माण में होता है। धातुओं के अमलगम क्या कहते हैं, ठीक। तो अमलगम याद रखिएगा, पारा जो अन्य धातु के साथ मिलकर धातु घोल बनाता है उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। इसकी पारा अन्य धातु के साथ मिलकर जो घोल बना देगा उसे अमलगम कहते हैं, ठीक। चांदी और सोने के निष्कर्षण में इसका काम होता है। सिंदूर निर्माण में इसका काम होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक। कास्टनर क्लेनर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में इसका काम होता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में इसका काम होता है, ठीक। तो ये सब आपको याद रखिएगा, पारा का काम होता है। अब 16 देखिए कि निम्नलिखित में किसने एक्स किरण के आविष्कार किया था। जो किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है रदरफोर्ड, ठीक, रोएंटिजन, मैक्सवेल और टेरिसेली। ये आपके सामने ऑप्शन है, ये बताइए कौन किए थे आपको, ठीक। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर कौन किसने एक्स किरण का उपयोग किया था। एक्स किरण जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएंगे इसका आंसर रोएंटिजन ने किया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोएंटिजन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दे दूँ कि इलेक्ट्रॉन का अगर पूछे कि खोज किसने किया था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछे किसने खोज किया था तो ये जे थॉमसन हो जाएंगे, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी होता है। आपको देखिएगा परमाणु के तो नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे चक्कर लगाते रहता है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है ये गोल्डस्टीन ने खोज किया था, और ये जो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन आता है जो कि घन आवेशित होता है, ठीक, जो कि नाभिक में होता है। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, नाभिक में होता है, जिसका जो खोज किए थे ये जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक। ये याद रखिएगा। अगर नाभिक का खोज पूछे तो ये रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के साथ साथ नाइट्रोजन का भी खोज का श्रेय किसको जाता है, तो रदरफोर्ड को ही जाता है, सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। 1 किलो कैलोरी जो होता है ये किनके बराबर होता है, ठीक। तो ये जो होता है ये 41,080 जूल के बराबर होता है। इसे निकालने का सबसे अच्छा विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसके निकालने का सबसे अच्छा विधि क्या है, इसे कैसे आप निकाल सकते हैं या कैसे जान सकते हैं, इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देखिएगा। देखिए एक आपको कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.8 जूल, ठीक, जूल होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो में आपको क्या होगा, यहाँ पर जो 4.8, यहाँ पर 4.18 होता है, माफ कीजिएगा 4.18 होता है, 1 छोड़ दिए थे, इनटू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पर बोल रहा है 1 किलो, तो 1 किलो के लिए यहाँ पर 3 जीरो आएगा। जब ये 3 जीरो आएगा तो ये पॉइंट यहाँ से उड़ जाएगा और 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4180, ठीक। तो ये हो जाएगा इतना जूल, ध्यान से लगा लीजिएगा, ठीक। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आपके सामने है कि जल का शुद्धतम रूप है। जो जल का शुद्धतम रूप है ये आपको बताना है कौन सा जल का शुद्धतम रूप है, ठीक। तो ये बार बार हम लोग देखते हैं या पढ़ते भी हैं बुक में कि जो जल का शुद्धतम रूप है ये आपको वर्षा का जल है, ठीक। क्या है, वर्षा का जल है, ठीक। ये याद रखिएगा कि एक भारी जल भी होता है, जो भारी जल होता है इसकी आपको द्रव्यमान याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका जो होता है द्रव्यमान जो होता है भारी जल का अणुभार ये 20 होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। अब साधारण जल जो है इसके 5000 भाग में से मात्र 1 भाग जो होता है ये भारी जल का होता है, ठीक। और भारी जल का जो खोज किए थे ये यूरे ने किए थे, यूरे के साथ और एक थे वासबर्न, ठीक। ये 1932 में किए थे। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड जो होते हैं DTO जिसे बोला जाता है D2O, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो याद रखिएगा। अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछे, क्योंकि पीएच से ही पता चलता है अम्लीय है क्षारीय है, ठीक। तो पीएच, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसीलिए उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। अगर 7 से कम होता है पीएच मान तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है।
अगर जल को बर्फ में परिवर्तित होना है और वाष्प परिवर्तित होना है तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसकी जल से बर्फ बनना और बर्फ से जल बनना एक भौतिक परिवर्तन है। और ठोस CO2 को यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क बर्फ नाम दिया गया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चमकते हुए प्रतीत होता है। टूटा हुआ कांच जो होता है वो आपको चटका हुआ जो होता है प्रतीत होता है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चटका हुआ या टूटा हुआ जो आपको चमकीला जो कांच होता है वो प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है, मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हीरे का चमकना जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका देखिएगा तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देनी ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर सिद्धांत पर काम करता है। और पानी में हवा भरे बुलबुले चमकती है, यह भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही। और कालिक से पोता हुआ गोला चमकता जो है ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो ये सब आप इतना याद रखिएगा जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होती है, जो सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है इसका मुख्य कारण क्या है, इसका स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा का उत्पन्न होने का स्रोत क्या है? यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है आयनन और चौथा है नाइट्रोजन। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन लगाना है तो यहाँ पर साफ साफ हो जाएगा क्या? नाभिकीय संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के 1 नाभिक बनाते हैं जिसमें ऊर्जा प्रचुर मात्रा में निकलता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। अब सूरज में जो है, सूरज में इसका ही मुख्य स्रोत है। सूरज में क्या है? ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के आपको नाभिक मिलकर उपयोग, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर नोट्स ले लिया हूँ। सूरज तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाले नाभिकीय संलयन है। सूरज के अधिकांश भाग हाइड्रोजन जो कि 71% होता है तथा हीलियम जो कि 26% है, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यही मुख्य इसका ऊर्जा का स्रोत है। सूरज के केंद्र का ताप लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना ताप होने के कारण ये देख सकते हैं कि इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हीलियम के नाभिक में होता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ताप और प्रकाश ऊर्जा विमुक्त होती है, यही इसका ऊर्जा का स्रोत होता है, कोई भी तारा का या सूरज का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ज़्यादा मैं जानकारी आपको नहीं दे सकता हूं। तो 20 क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डेली आपको ये अब आएगा, तो इसे देखकर अपना साइंस वाला नॉलेज बढ़ाते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।